सपहर के वक्त मैं अमृतसर में मौजूद था। सबसे पहले मैंने अपनी इत्तलाआत मुंतकिल की, फिर एक होटल में खाना खाकर लुधियाना के लिए बजाय किसी बस के गाड़ी में सवार हो गया, जहां एक कुली की मेहरबानी से मुझे थर्ड क्लास का एक बर्थ ऊँघने के लिए मिल गया। रात के करीबन 11 बजे जब मैं लुधियाना पहुंचा तो बुखार से मेरा जिस्म फटक रहा था। दर्द के मारे अंग अंग टूटता महसूस हो रहा था, क्योंकि जैसे ही गाड़ी में दौरान सफ़र मैंने ज़रा सी कमज़ोरी दिखाई, बुखार ने आन दबोचा। अब हर तरह का खतरा करीबन टल चुका था। एक रक्षा के जरिए मैं गिरता पड़ता प्रकाश के पास पहुंचा, उसे नींद से बेदार किया और बेजान सा होकर उसी के बिस्तर पर गिर गया। करीबन नीम बेहोशी के आलम में मैंने उसे ये किस्सा सुनाया था कि दौरान सफ़र रात के वक्त हमारी बस को डाकुओं ने लूट लिया। क्योंकि मैंने कुछ बहादुरी का मुजाहरा करना चाहा था, इसलिए मार मार कर उन्होंने मेरा भरकस निकाल दिया। लंबे रूट पर चलने वाली बसों का लुट जाना कोई अचंभे वाली बात नहीं थी। इस किस्म के वाक़यात अखबार में पढ़ने को अक्सर मिल जाते थे, और इन दिनों तो गुरदासपुर के गिरदोनवाह में शरीमान डाकू की सरगर्मियां अपने अरूज पर थीं। आए रोज वो किसी न किसी बस की सवारियों को अपना निशाना बनाए रखता था। उसकी गुंडागर्दी का ये आलम था कि उसके हाथों लुटने के बाद लोग उसके खिलाफ पुलिस में रपट लिखवाने से भी डरते थे। जाहिर है मैं भी उसी का शिकार बना हूँगा। मैं सारी जिंदगी भी चाहूँ तो प्रकाश का उस रात का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। रात को 12 बजे किसी डॉक्टर की खिदमत हासिल कर लेना उसी का काम था। न जाने आधी रात के वक्त वो किसी मेडिकल स्टोर वाले को जगा कर दवाइयाँ ले आया था। डॉक्टर ने मुझे 2-3 इंजेक्शन लगा दिए, जिनकी वजह से मैं चोटों के जहरीले असरात से बच गया। मेरी आंख तो रात के आखिरी पैर लग गई थी, लेकिन प्रकाश ने सारी रात आंख नहीं झपकी। मैंने उसे सोते नहीं देखा। उसे सोने की दरखास्त करता रहा, लेकिन मेरे जिद करने के बावजूद वो सारी रात एक कुर्सी मेरे सरहाने बिछाकर मेरी तीमारदारी में मसरूफ रहा। जब मैं सुबह नींद से बेदार हुआ तो खासा अफाका महसूस कर रहा था। डॉक्टर की दवाई खाने से बेतहाशा पसीना आ गया था, जिससे बदन काफ़ी हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। जिस्म पर मुख्तलिफ जगह अलबत्ता तशद्दुद के निशानात नीले पड़ गए थे। खैरियत ये गुजरी कि सोजन नहीं आई थी, वरना बीमारी का वक्फा खासा तवील हो सकता था। मुझे अफाका होते देखकर प्रकाश के चेहरे पर बशाशत दौड़ गई। थोड़ी देर बाद जब हम नाश्ते से फारिग हो गया, वो नीचे कारखाने में चला गया, जबकि मैं ऊपर वाली मंजिल के वाहिद रिहायशी कमरे के बाहर धूप में आरामदेह कुर्सी पर बैठकर गुजरे वाक़यात का तज्जिया करने लगा। और फिर गुज़िश्ता चंद रोज के अखबारात मेरे हाथ में आ गए। मेजर भास्कर के कत्ल ने राह के ईवानों में जलजला बपा कर दिया था। भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम से मुतल्लिक करीबन सारी एजेंसियां जो खसूसन पंजाब में काम कर रही थी, उन्हें यकीनन अपने गैर महफूज और बोदेपन का एहसास होने लगा होगा, क्योंकि सरहदों के इतने अंदर आकर एक अहम अफीसर का कत्ल कोई मामूली बात नहीं। आम इत्तलाआत के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी अफसरान ये बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये किसी गैर मुल्की जासूस या कमांडो का कारनामा है। उनके ख्याल में ये तो मुमकिन था कि प्लानिंग पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने तैयार की हो, लेकिन उस पर अमल करने के लिए मकामी हमदर्दों की खिदमत हासिल की गई थी। अब इन हमदर्दों का सुराग लगाना ही उन्होंने अपनी इज्जत का मसला बना लिया था, और इस सिलसिले में पंजाब भर में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को बरोकार लाते हुए मशरकी पंजाब की पुलिस ने करीबन सारे ही नामवर स्मगलरों को नज़रबंद कर दिया था। सरहदों पर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की गश्त बढ़ गई थी, और कंपनी हेडक्वार्टरों से महफूज दस्ते काफ़ी तादाद में सरहदों पर फैला दिए गए थे। होम गार्ड्स, जो सरहदी देहात के तरबियत याफ्ता नौजवानों पर मुश्तमिल थी, उसे भी जदीद असला से लेस कर दिया गया था। सरे शाम ही ये लोग अपनी मुकर्रर करदा ड्यूटियों पर पहुंच जाते। होम गार्ड्स ज़्यादातर अपने देहातों के इर्द गिर्द ही गश्त लगाया करते थे। मकामी बाशिंदे होने की वजह से उन्हें अपने देहातों को सरहद की तरफ से आने वाले खुफिया रास्तों का इल्म होता था। उसके अलावा वो ये भी जानते थे कि कम अज़ कम उनके देहात की हद तक सरहदों के आर पार आने जाने वालों की महफूज पनागाहें कौन सी हो सकती हैं। इन इकदामात के नतीजे में और तो क्या फ़ायदा पहुंचता, अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि सरहदों के आर पार मवेशियों की चोरी और स्मगलिंग की वारदातों में खासी कमी वाक़या हो गई, सिवाय उन लोगों के जो सरहदी मुआफ़िज़ों से साजबाज करके उनकी खिदमत में शुरू से खतीर नजराना पेश करते आ रहे थे, और किसी को सरहदों के नज़दीक फटकने की जुर्रत नहीं होती थी।
دشمن کے بنے ہوئے جال میں نقب لگانے کی بجائے ہم نے اسے یہی مصروف رکھا اور اپنے لانچنگ پیڈ تبدیل کر دیے۔ دشمن تلملا کر رہ گیا۔ میجر بھاسکر کے قتل کے بعد سے میں نے مہاراج یا کلب کے نزدیک پھٹکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ابھی تک اس سلسلے میں بابو جی کی طرف سے کسی کا متوجہ نہ ہونا اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ سوامی جی نے مجھے آشرم میں واقع ہی نہیں پہچانا تھا، یا اگر انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا تھا تو ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا ہوگا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں کندے کی طرح لپکا، کیوں نہ بھارتی انٹیلیجنس کو اس شک میں مبتلا کر دیا جائے کہ میجر بھاسکر کے قتل میں سوامی دیانند کا ہاتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایک مسکراہٹ خود بخود میرے ہونٹوں پر پھسلتی چلی گئی۔ اس طرح وہ شیطان ہمارے خلاف بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس سکتا تھا، اور ایک مرتبہ مشتبہ ہونے کے بعد کم از کم یہ ضرور ہوتا کہ بھارتی انٹیلیجنس کے سوامی کے ساتھ دوستانہ مراسم ختم ہو جاتے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک خاصے بڑے حساس علاقے میں ہمیں کھل کر کام کرنے کا موقع مل سکتا تھا، کیونکہ جاسوس بہرحال انسان ہوتا ہے۔ حکومتی اداروں کے بچھائے ہوئے خطرات سے بچ نکلنا تو اس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اتنی معصومیت اور مکاری سے پھیلائے پھندے سے فرار کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ اپنے ان دوستوں کے ذریعے جن کی رسائی متعلقہ افسران تک ممکن ہو سکتی تھی، میں نے تفتیش پر مامور افسران کے کان میں یہ بات پہنچانے کے طریقہ کار پر غور کرنا شروع کیا، اور میرا ذہن کڑی سے کڑی ملاتا بالآخر زنجیر کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ بیچارہ سوامی۔ ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں نے اپنے قریب دھرا اخبار دوبارہ اٹھا لیا اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ ابھی اخبار آنکھوں سے لگایا ہی تھا جب اوپر والی سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے یہی سمجھا کہ پرکاش ہوگا، کیونکہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میری خیریت دریافت کرنے اوپر آ جاتا تھا، بلکہ کارخانے کے باقی ملازمین بھی جلوس کی شکل میں کچھ دیر پہلے مجھے شب کامنائی ارمن کر چکے تھے۔ لیکن یہ کیا، ایک سے زیادہ قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق میں چوکنا ہو گیا، لیکن آنے والوں کی شکلوں پر نظر پڑتے ہی سکھ کا ایک لمبا سانس میرے منہ سے خارج ہوا۔ آگے پرکاش تھا اور اس کے پیچھے پونم اور سدرشنا، دونوں شاید کالج سے آ رہی تھیں۔ سفید ساڑی پر پونم نے سرخ سویٹر پہن رکھا تھا، ناگن زلفیں بل کھا کر شانوں پر پھیلتی چلی گئی تھیں۔ وہ روایتی ہندو مہلاؤں کی طرح جوڑا کم ہی باندھا کرتی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کے گالوں کا رنگ تپ کر گلابی ہو رہا تھا۔ اس کی پلکوں کے اجالے گنبی آنکھوں کی جوت جگا رہے تھے۔ وہ اسپرا جس نے ہمالیہ کے دامن میں بیٹھے تیاگی کی 100 سالہ تپیا کو ایک ہی جھلک دکھا کر غارت کر دیا تھا، شاید دوسرا جنم لے کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پروکار چال میں کرنوں پرانی کسی حسن کی ملکہ کا وقار سمٹ آیا تھا۔ وہ پاربتی تھی جو آکاش سے دھرتی پر گھسٹ ہو کر اپنے پریم پجاری کو اپنے درشن دینے آن براجی تھی۔ میرا رواں رواں مسرت سے ناچ اٹھا۔ اسے دیکھتے ہی میری شریانوں میں انبساط کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ ایک وجدانی کیفیت، ایک اندیکھا نشہ مجھ پر طاری ہو گیا۔ میں نے اپنا دامن دلوا کیا اور وہ میری دھڑکنوں پر چلتی چلی آئی۔ کیا ہو گیا؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ ویر جی، سدرشنا کے لہجے میں چھپی محبت کا ایک اپنا تقدس تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، میں نے دونوں کو مختصر جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پرکاش کو پونم کی مجھ سے محبت کی گہرائی کا کسی حد تک ضرور احساس تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پونم کو مطمئن کرنے کے بعد میرے پاس لایا ہوگا۔ پھر بھی ہم دونوں ہی کچھ پریشان سے ہو گئے، ذرا مہاویر بننے لگے تھے بھائی صاحب۔ اس نے مذاق میں پونم اور سدرشنا کا استفسار ٹالنا چاہا۔ اصل میں بات یہ ہے بھائی کہ فلمیں دیکھ کر اپن پر بھی ہیرو کا بھوت سوار ہو گیا تھا، میں نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور ایک مرتبہ پھر انہیں مطمئن کرنے کے لیے وہی کہانی دہرا دی۔ زیادہ چوٹیں تو نہیں لگیں؟ دونوں نے ایک سوال مختلف کیفیتوں کے ساتھ بے قراری سے پوچھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو درشن دینے کے لیے یہاں نہیں ہسپتال آنا پڑتا۔ میں نے فضا کو حت المقدور سجیدہ بنانے سے گریز کیا۔ بھگوان نہ کرے، پرماتما نہ کرے، بے ساختہ دونوں کے منہ سے باری باری نکلا۔ میں نے قریباً سارے جسم پر کمبل اوڑھ رکھا تھا، چہرہ چونکہ ڈاکٹر کی مہربانی سے سوجن سے محفوظ رہا تھا، اس لیے دونوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس نہ ہو سکا۔ لیکن جتنی دیر وہاں سدرشنا اور پرکاش بیٹھے رہے، پونم کو ایک پل قرار نہ آیا۔
असल में वो दोनों हमें अपने कॉलेज के मीना बाजार में ले जाने के लिए आई थी। मैंने तो तीनों को भेजना चाहा, लेकिन सदरचना और प्रकाश भी बादल नखास्ता मेरे जिद करने पर गए थे, जबकि पूनम वहीं रह गई थी। एक बात पूछूं प्रकाश बाबू? पूनम ने झुकी पलकें उठाई। हूँ, मैंने हस्बे मामूल कहा। आप ये लाउबाली जिंदगी आखिर क्यों गुजारते हैं? जो काम प्रकाश भैया करते हैं वो आप क्यों नहीं करते? उन्हें बाहर शहरों में जाने दिया कीजिए ना, आप यहाँ के मामलात संभाल लीजिए। बाबूजी भी आपकी बात मानते हैं और किसी को तो सुनते नहीं। उनके करीब रहने से मुमकिन है वो ही अब सियासत से बाज आ जाएं, वरना तो हुकूमत अब खासी सख्ती करने लगी है। आप कम अज़ कम मेरा नहीं तो माता जी का ही ख्याल कीजिए, उसने करीबन रूहान सी आवाज़ में कहा। अगर तुम्हें इस वाक़े ने ज़्यादा मुतासिर कर दिया है तो मैं भाग कर दिखा सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामूली सा हादसा था, बस मुझसे बर्दाश्त न हुआ कि कोई मुझे कमज़ोर जानकर मेरे पैसे छीन ले। फिर यूं बुज़दिलों की तरह ज़िंदगी गुजारना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी जज्बाती कैफियत दबाने के लिए लफ्ज़ों की आड़ लेना चाहिए, लेकिन बेसूद। उसके लहजे में सिमटी अपनाइयत ने मुझे पिघला दिया। पूनम ने इस मर्तबा पलकें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू मचल रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि ये अनमोल मोती यूं लुटा दिए जाएं। शायद लाशऊरी तौर पर मेरी ख्वाहिश ये रही थी कि पूनम उस वक्त तक उन्हें महफूज रखे जब ये सोते खुश्क पड़ जाएंगे। वो रोना चाहेगी और रो ना पाएगी। वो मेरी चारपाई पर बैठी थी। मैं बेख्तियार होकर उठा, उसकी थोड़ी को छूते हुए उसे मुखातिब किया, लेकिन मेरी इस हरकत का रद्द अमल शदीद था। पूनम ने आंसुओं से भीगी लाचार सी मुस्कुराहट से मेरी सिमत देखा और मुझ में समा गई। आंसुओं का सैल रवां उसकी शबनमी आंखों से बह निकला। मैंने उसे तशफ़ी देना मुनासिब न जाना, क्योंकि इन लम्हों का तकाजा यही था कि वो अपना गुबार निकाल ले। जाने कब तक वो मुझसे लपटी मेरी धड़कनों में समाई रही। जी तो चाहता था ये लम्हे अमर हो जाएं, लेकिन हाय रे मजबूरी। मैंने उसे खुद से अलहदा करके उसके चांद चेहरे को अपने हाथों के कटोरे में रख कर ऊंचा किया। एक बात कहूँ पूनम, मैंने उसके मखसूस लहजे में उसी को मुखातिब किया, लेकिन वो खामोश रही। तुम कभी कभी इस तरह आंसू ज़रूर बहाया करो, मैंने उसकी आंखों में तैरने वाले गुलाबी डोरों में से उभरते हुए कहा। तुम्हारी आंखों की गजबनाक की बढ़ जाती है। मैं उसकी इस्तफसराना नज़रों में फिर डूब गया और उसके लजाने की अदा ने मुझे मार डाला। अच्छा, अपनी आंखें पूंछ डालो, कहीं चलते हैं। कहाँ? उसकी आंखों ने फतने जगाते हुए पूछा। जहाँ धरती और आकाश गले मिलते हैं, मैंने फिल्मी लहजे में कहा, और पूनम की हंसी ने फिजा में नकरई घंटियां बजा दी। लेकिन ये ठीक नहीं, आप आराम कीजिए ना, उसने हंसी रोक कर कहा। ऐ भगवान, ये खूबसूरत कन्या हमसे पीछा छुड़ाने के लिए कैसे छल करती है। मैंने दोनों आंखें बंद करते हुए पिंडतों के से लहजे में कहा। एक मर्तबा फिर पूनम खिलखिला उठी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।